हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफिकल लाइफ। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस की, जिसमें एक डे स्पेशल सीरीज है कि इस दिन क्या स्पेशल हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफी। और जैसे किसी का बर्थडे, किसी एमिनेंट जोग्राफर का बर्थडे, या किसी एमिनेंट जोग्राफर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी दी, या कुछ और भी इवेंट्स जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो क्या हुए उस इस आज के डेट पे या उस पर्टिकुलर डेट पे, उससे रिलेटेड हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आज वीडियो अपलोड की डेट है 8 जनवरी। 8 जनवरी यानी कि 8 जनवरी को वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जोग्राफर्स का बर्थडे होता है, जिनका नाम है एलन चर्चिल सैम्पल या ईसी सैम्पल। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ईसी सैम्पल कौन थी, कैसे फेम में आई, और इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हैं और उनके क्या व्यूज़ हैं। इन सबको हम अपने पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ईसी सैम्पल के बारे में, इनकी कुछ डिटेल्स हम लोग जानते हैं। तो ईसी सैम्पल का बर्थ 8 जनवरी 1863 को लुईविले, केंटकी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से ली। उसके बाद बीए और एमए इन हिस्ट्री वसार कॉलेज, जो कि फॉकेप्सी में है, वहाँ पर उन्होंने किया। उसके बाद लुईविल में पढ़ते पढ़ते इन्होंने एमए सोशियोलॉजी भी किया, और उसके बाद वो जर्मनी चली गई। जर्मनी जाते ही वो यूनिवर्सिटी ऑफ लेइपेग में फ्रेडरिक रैट्ज़ल, जो कि एक जर्मन एंथ्रोपोजोग्राफर थे, उनके अंडर ये पढ़ने लगी। फ्रेडरिक रैट्ज़ल एक जर्मन जोग्राफर थे जिनको हम फादर ऑफ डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, और इनकी बुक जो है एंथ्रोपोजोग्राफी, ये बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है। जर्मनी जाते ही इसी सैम्पल फ्रेडरिक रैट्ज़ल के व्यूज़ और उनके आइडिया से इतनी इंस्पायर हुई या उनसे इतनी इन्फ्लुएंस हो गई कि वो उनके अंडर एज अ उनकी प्यूपिल बन गई, उनकी स्टूडेंट बन गई। ऐसा कहा जाता है कि जिस क्लास में रैट्ज़ल पढ़ाते थे वहाँ पर 400 लोग बैठते थे, और उसमें एकमात्र यानी ओनली लेडी या ओनली वुमेन इसी सैम्पल बैठती थी, जो उनकी लेक्चर अटेंड करती थी। और ये भी बोला जाता है कि इसी सैम्पल की जो पीएचडी है, जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लेपेग में किया था, उन्होंने जो रिसर्च थी वो पब्लिश करने से मना कर दी गई थी, उनको पीएचडी देने से मना कर दी गई थी, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ वुमन। इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी वो इतनी प्रोमिनेंट और इतनी फेमस जोग्राफर बनी। एलन चर्चिल सैम्पल जो है वो एंथ्रोपोजोग्राफी की प्रोफेसर थी क्लार्क में 1923 से 1932 तक, और 1921 में उनको एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर्स का प्रेसिडेंट बनाया गया। और उस टाइम पे शी वॉज द फर्स्ट वुमेन की जो एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर की प्रेसिडेंट बनाई गई थी। और उनके टाइम पर, मतलब जब इसी सैम्पल जिंदा थी और उसके काफ़ी टाइम के बाद तक और अभी भी जो सैम्पल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लेस होल्ड करती हैं सारे सोशल साइंसेस के बीच में। एंड फाइनली सैम्पल जो है वो मई 8 1932 में वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में उनकी डेथ हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसी सैम्पल के कंट्रीब्यूशंस के बारे में। क्योंकि इसी सैम्पल जो है वो फ्रेडरिक रैट्ज़ल के वर्क से इंस्पायर थी, उनसे इन्फ्लुएंस थी, और जो फ्रेडरिक रैट्ज़ल हैं वो एक डिटर्मिनिस्ट थे और वो फादर ऑफ डिटर्मिनिज्म थे। इनको इसी सैम्पल भी एक फर्म डिटर्मिनिस्टिक थी। अच्छा, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ऊपर आई बटन से। लेकिन इन शॉर्ट में डिटर्मिनिज्म बता दे रहा हूँ। डिटर्मिनिज्म का मतलब ये होता है जब हम लोग नेचर को, फिजिकल इन्वायरमेंट को सुप्रीम मानते हैं कि सारे हमारे एक्शन, सारे हमारा बिहेवियर दैट इज कंट्रोल्ड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट या नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, जो सैम्पल थी ये एक डिटर्मिनिस्ट थी, और इनको क्रेडिट जाता है कि जब अमेरिका में जो ज्योग्राफी की पढ़ाई स्टार्ट हुई, ज्योग्राफिकल के थॉट्स और मेथोडोलॉजी स्टार्ट हुई, वो सैम्पल में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ईयर 1903 में इसी सैम्पल ने अपनी पहली बुक पब्लिश की, जिसका नाम था अमेरिकन हिस्ट्री इन इट्स ज्योग्राफिक कंडीशंस। इसमें इन्होंने क्या किया कि अमेरिकन हिस्ट्री को पूरा उठाया, और अमेरिकन हिस्ट्री में कैसे कैसे ज्योग्राफिक इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, कैसे कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट ने अमेरिकन हिस्ट्री को डिटरमाइन किया है या इन्फ्लुएंस किया है, उसको उन्होंने इस बुक में पब्लिश करा। ये बुक काफ़ी पब्लिश हुई, और इस बुक के पब्लिकेशन के बाद इनको एक प्रोफेशनल स्टेटस ज्योग्राफी में मिला अमेरिका में। ओके, उसके बाद 1911 में सैम्पल ने जो रैट्ज़ल की क्लासिक बुक एंथ्रोपोजोग्राफी है, एंथ्रोपोजोग्राफी जो रैट्ज़ल की है वो 2 पार्ट से पब्लिश हुई थी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। 1911 में
इसी सैंपल ने फ्रेडरिक रैटज़ल की जो एंथ्रोपोजोग्राफी वॉल्यूम 1 है उससे इंस्पायर होके अपना एक वर्जन दिया उसी बुक से रिलेटेड। मतलब उन्होंने, इन सेंस आप समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोजोग्राफी जी थी जो वो जर्मन में थी, और उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट की और अपने व्यूज़ उसमें ऐड किए, और उनकी जो बुक पब्लिश हुई उसका नाम था इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। ये जो बुक है इनकी, ये एक मास्टरपीस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बुक है, और इस बुक के पब्लिकेशन से इनको इमेंस सक्सेस और इमेंस फेम देखने को मिला। और ये जो इनकी बुक थी इसमें इन्होंने टोटली इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में बात की जो कि रैटज़ल ने बताया था। उसके बाद थर्ड बुक जो इनकी थी वो थी ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन्स, इट्स रिलेशन टू एंशियंट हिस्ट्री। सो जब सैंपल जर्मनी गई थी तब वहाँ जाकर उन्होंने मेडिटेरेनियन रीजन का स्टडी किया और उन्होंने ये बुक पब्लिश की। जब ये इस बुक को लिख ही रही थी या इसके बारे में पढ़ रही थी तब इनको 1929 में एक हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनको रिकमेंड किया कि आप वापस अपने घर चले जाइए। सो 1931 में वो फ्लोरिडा वापस आ गई, यूएसए वापस आ गई, और फ्लोरिडा वापस आने के बाद उन्होंने ये बुक पब्लिश कराई और सब्सिक्वेंटली 1932 में इनकी डेथ हो गई। सो अब हम लोग देखेंगे सैंपल के कुछ व्यूज़। जो सैंपल की क्लासिक बुक है जो इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट, उन उसका जो स्टार्टिंग है वो इस पूरे लाइन जो कि बोल्ड और इटैलिक्स में लिखी हुई है वो इससे स्टार्ट होती है। सो ये जो इनकी लाइन है, मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ये बहुत ही फेमस लाइन है इसमें, जिसको ये आगे बोलती हैं कि जो ये इंसान है जो कि मैन है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए इस अर्थ सरफेस का प्रोडक्ट नहीं है, इस अर्थ सरफेस का चाइल्ड नहीं है, बल्कि जो अर्थ है वो एकदम मदरली वे में उसने इस इंसान के साथ बिहेव किया है, उसको खिलाया है, उसको टास्क दिए हैं, उसके थॉट्स को डायरेक्ट किया है, और उसके सामने डिफ़िकल्टीज़ रखी हैं जिससे वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सके, मजबूत बना सके, और अपना जो बुद्धि है, अपनी जो विट्स हैं उसको स्ट्रेंथन कर सके, उसको मजबूती कर सके। सैंपल बोलती हैं कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और जिस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट ने उन लोगों को स्पेशल एबिलिटीज़ दी हैं, और जैसे उस जगह की फिजिकल इन्वायरमेंट है वैसे ही उनकी बॉडी का बनावट है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलती हैं जो लोग सी शोर पे रह रहे होते हैं, यानी कि समुद्र के पास रह रहे होते हैं, उनको उनके हाथ और उनके आर्म्स बहुत मजबूत दिए हैं इन्वायरमेंट में, ताकि वो अपने जो नाव है उसको चला सकें। और उसके कॉन्ट्ररी जो माउंटेनस एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके हाथ वीक हैं लेकिन उनके पैर बहुत मजबूत दिए हैं फिजिकल इन्वायरमेंट ने, ताकि वो उस पहाड़ी इलाके पे उस अपवर्ड स्लोप पे वो चढ़ सकें आसानी से। सो सैंपल ने टोटली ये बताया है कि कैसे एक फिजिकल इन्वायरमेंट पूरा टोटली ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और ह्यूमन की बॉडी को डिटरमाइन करता है। सैंपल ने क्या किया कि नेचुरल इन्वायरमेंट को जो इम्पैक्ट है ह्यूमन कम्युनिटीज़ पे, जो अलग अलग ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं उनको कंपेयर करके बताया कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से कंपेयर करके तब उन्होंने बताया कि कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट अलग अलग कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, वो ये बोलती हैं कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, इस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने वाली डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस की जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं, अगर उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और उनका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सेम है, मतलब सेम लेवल से दो कम्युनिटीज, मतलब एक इन्वायरमेंट में अगर दो कम्युनिटीज़ रह रही हैं डिफरेंट रेसेस की और उनका इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक जैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, उनका जो शेपिंग हुई है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ना उनकी रेसेस नहीं रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि उनका कहना था अगर सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट है अलग अलग रेसेस में तो उसके लिए फिजिकल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये भी बोलती हैं कि जो एक पर्सन का बिहेवियर है, एक इंसान का बिहेवियर है, वो उसके क्लाइमेट और इन्वायरमेंट से डिटरमाइन होते हैं। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट आर द मेन कॉजेज ऑफ अ पर्सनस बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ही कल्चर्स डिसाइड होते हैं और कल्चर्स इवॉल्व होते हैं। सो उनका कहना ये था कि जितने भी कल्चर्स इवॉल्व हुए हैं वो टोटली किस वजह से इवॉल्व हुए हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से। और वो ह्यूमन बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? एक जगह के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के ऊपर। ये जो इनका स्टेटमेंट था ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, और इस स्टेटमेंट की वजह से इनको बहुत सारा डिफेम मिला, इनको बहुत सारी बदनामी हुई, बहुत लोगों ने इनको इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया।
और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनके इस स्टेटमेंट को यूज़ किया अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में, अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो नाजीज थे, उन्होंने ज्यूइश लोगों को, जो यहूदी थे, उनको इन्फीरियर फील कराने के लिए इनकी थ्योरी का सपोर्ट लिया। ओके, सो इस स्टेटमेंट के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था। सो अगर हम लोग बात करें इसी सैंपल के बारे में, तो इसी सैंपल ने क्या किया था, जो रैडजल की वॉल्यूम 1 थी एंथ्रोपोजोग्राफी की, उसका ट्रांसलेशन या उसको अपने वर्ड्स में लिख करके उन्होंने यूएसए में पब्लिश करा दिया था। रैडजल ने जो उनका वॉल्यूम 1 था उस पे डिटर्मिनिज्म के बारे में, क्रूड डिटर्मिनिज्म के बारे में बात की थी। और जो वॉल्यूम 2 थी रैडजल की, जिसमें उन्होंने जो ह्यूमन बिहेवियर और उसके जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। सो उन्होंने, सैंपल ने जो है रैडजल की ये वॉल्यूम 2 को डिस्क्राइब नहीं किया, उसका ट्रांसलेशन नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रेडरिक रैडजल को यूएसए में एक कट्टर डिटर्मिनिस्ट बोला जाता है और रिगार्ड किया जाता है। बल्कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी जो दूसरी बुक के व्यूज़ थे वो अमेरिकन के सामने आए ही नहीं, जिसकी वजह से उनको एक बहुत ही हार्डकोर डिटर्मिनिस्ट बोला जाता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो सैंपल थी वो अपने आप को एक फेमिनिस्ट जोग्राफर नहीं मानती थी, और हार्वे फ्लैट ने ये बोला कि इसी सैंपल वॉज अ फेमिनिस्ट एंड शी वॉज अ जोग्राफर, लेकिन वो फेमिनिस्ट जोग्राफर नहीं थी। सो ये देखा हम लोग ने इसी सैंपल के बारे में कि कैसे उन्होंने रैडजल के वर्क्स को यूएसए में पब्लिश किया, उनके सामने रखा, और उन्होंने अपने व्यूज़ डिटर्मिनिज्म को लेकर दुनिया के सामने रखे, और साथ ही साथ अपने व्यूज़ को लेकर के उन्होंने कैसे डिफेममेंट भी झेला। सो इसके बावजूद भी इसी सैंपल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट जोग्राफर की तरह होल्ड करती हैं जोग्राफिकल हिस्ट्री में। And as today is 8th January and it's her birthday, so we take inspiration from her, and we salute her as the immense contribution she has given in the field of geography. And I hope you'll also get some inspiration from her works and from this video also. So if you like the content, if you like the presentation, and if you like the explanation, please like my video and share my video, subscribe to my channel, press the bell icon, and one more important information that I own a telegram channel, और इस पूरे वीडियो का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है जोग्राफिकल आई, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और साथ ही साथ उस चैनल पे मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव क्विजेस, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो कि जोग्राफी से रिलेटेड है उस पर डालता रहता हूँ, और वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपको सब्जेक्ट के नॉलेज को इन्हांस करने में। So once again, a big salute to Miss Ellen Turtle Sample, and hats off to her work. Thank you for watching, and Jai Hind.